I'm Divya Kashyap from iWiz Education. As you all know that I'm your chemistry expert, so today we are going to take up a topic from class 12th chemistry, that is chemical kinetics. So in this we are going to study about the chemical kinetics, and as you all know that we do have a chemical reactions, lot of chemical reactions that are taking place around us, right? तो अगर हमें केमिकल रिएक्शन की स्पीड जाननी है कि किस स्पीड से केमिकल रिएक्शन होता है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अंडर दिस टॉपिक, दैट इज केमिकल kinetics. So this chapter will basically deals with the speed of the reactions कि कितनी स्पीड से कोई chemical reactions हो रहे हैं, and apart from that we'll also study about the catalysis. So let's start with the chapter. Topics which we are going to cover in this video are introduction, rate of reaction and its types, and factors affecting the rate of reaction. So let's start with this video. तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन की बात करते हैं. देखिए, अब इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक सी चीजें बताना चाहूंगी. आपको पता है कि केमिस्ट्री में हम बहुत सी केमिकल रिएक्शंस हमारे आसपास देखते हैं जो हो रही हैं, राइट? केमिकल रिएक्शन मतलब फॉर एग्जांपल लेट्स से दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस मिलकर कुछ नया सब्सटेंस बनाते हैं, तो उसको आप केमिकल रिएक्शन बोलते हो. आपको पता है जो चीजें आपस में रिएक्ट करती हैं उनको आप क्या बुलाते हो? रिएक्टेंट्स. और जो चीजें नई बनती हैं उनको आप क्या बुलाते हो? दे आर कॉल्ड एज प्रोडक्ट्स. अब ए और बी मिलकर ए बी बना रहे हैं, या आप कहो कि कोई और रिएक्शन है जिसमें ए बी टूटकर ए और बी बना रहा है, तो केमिकल रिएक्शन तो कुछ भी हो सकती है ना. लेट्स से केमिकल रिएक्शन ऐसा भी हो सकता है, ए बी सी के साथ रिएक्ट कर रहा है और एज अ रिजल्ट वी गेट ए सी प्लस बी. ऐसा भी हो सकता है. केमिकल रिएक्शन इस तरह से भी हो सकती है, ए बी प्लस सी डी फॉर्म्स ए डी प्लस सी बी. आप पढ़ के आए हो ये जूनियर क्लासेस में कि हमारे पास डिफरेंट तरह की केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जैसे कि आपके पास कॉम्बिनेशन हो गया, डीकम्पोजिशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, न्यूट्रलाइजेशन हो गया, प्रेसिपिटेशन हो गया. तो जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, राइट, उनकी कुछ स्पीड तो होती होगी. मतलब कोई ऐसी फैक्टर आप कह सकते हो होगा जिस पे डिपेंड करेगा कि कितनी जल्दी रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बनाते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट्स ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो. तो दैट मीन्स देयर इज सर्टेन स्पीड ऑफ द रिएक्शन जिसपे आप कह सकते हो कि रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट्स बनाते हैं. तो इस चैप्टर में इस स्पीड के बारे में ही हम पढ़ने वाले हैं. तो स्पीड ऑफ द रिएक्शन इन दिस चैप्टर इज बेसिकली कॉल्ड एज द रेट ऑफ रिएक्शन. So basically speed of the reaction को हम क्या बोलेंगे? Rate of reaction. So we can say that chemical kinetics जो हमने इस चैप्टर में पढ़ना है, जो हमारे चैप्टर का नाम है, it is actually a branch of chemistry. It is actually a branch of chemistry that deals with, इसमें मैंने आपको बताया कि हम किसके बारे में पढ़ेंगे, that deals with rate of reaction and also the factors that affect these rate of reaction. Factors that affect the rate of reaction. तो basically हम इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. That deals with rate of reaction और कौन से फैक्टर्स हैं, किस तरह से अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को. अब जैसे कि आपको पता है, फॉर एग्जाम्पल आप इस फिगर को रिकॉल कर सकते हैं. यू नो दैट दिस इज डायमंड. आपको पता है दिस इज डायमंड एंड दिस इज ग्रेफाइट. अब अगर मैं आपसे बोलूं कि डायमंड ग्रेफाइट में कन्वर्ट होता है, ऐसा रिएक्शन होता है, राइट, तो आप सोचेंगे कि डायमंड कभी कोई आप कह सकते हो एक पत्थर में क्यों कन्वर्ट होगा. डायमंड भी एक पत्थर है लेकिन उस काफी एक्सपेंसिव है. बट आपको पता है कि ऐसा होता है कि जो डायमंड है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्रेफाइट. ये रिएक्शन पॉसिबल है और ये रिएक्शन एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है क्योंकि इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी क्या है? नेगेटिव. तो डायमंड का कन्वर्जन ग्रेफाइट में होता है, बट आपको पता है ये कन्वर्जन इतना स्लो होता है कि हमें लगता है कि डायमंड में कोई चेंज आता ही नहीं है, या हमें लगता है कि डायमंड इज फॉर एवर,
डायमंड इज गोइंग टू लास्ट फॉर एवर. बट ऐसा नहीं है, चाहे बहुत बहुत साल लगते हैं बट डायमंड ग्रेफाइट में कन्वर्ट होता है, बट द रिएक्शन इज टू स्लो, राइट. तो डिपेंडिंग अपॉन हम कह सकते हैं कि रिएक्शन का टाइम को कंसिडर करते हुए कि रिएक्शन को कितना टाइम लग रहा है, रिएक्टेंट्स को कितना टाइम लग रहा है प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने के होने के लिए, हमारे पास डिफरेंट तरह के रिएक्शंस होते हैं. लाइक वी हैव instantaneous reaction. We have instantaneous reactions. अब देखिए इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस कौन से होते हैं, जिसके अंदर आपने रिएक्टेंट को मिक्स किया और फट से मिक्स होकर उन्होंने प्रोडक्ट बना दिया. मतलब ये रिएक्शन बहुत ही ज्यादा फास्ट होते हैं, ये रिएक्शंस बहुत ही ज्यादा फास्ट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl फॉर्म्स NaNO3 प्लस AgCl. अब ये जो रिएक्शन है, ठीक है, ये जो रिएक्शन है ये एक इंस्टेंटेनियस रिएक्शन है, क्योंकि इसका रेट क्या होता है, बहुत फास्ट. जैसे ही आप रिएक्टेंट को मिक्स करते हो आपको प्रोडक्ट जल्दी से मिल जाता है. अब ये इतने फास्ट है रिएक्शन, राइट. और ये कौन से सब्सटेंसेस हैं जो ये शो करते हैं? दीज आर मोस्टली आयनिक रिएक्शंस. दैट मींस दिस रिएक्शन इज शोन बाय मोस्टली आयंस. तो एक हमारे पास टाइप ऑफ रिएक्शन होता है इंस्टेंटेनियस, जो कि बहुत बहुत तेज होता है. जैसे ही रिएक्टेंट को मिक्स करते हो वैसे ही आपको प्रोडक्ट मिल जाता है. सिमिलरली कुछ रिएक्शंस हमारे पास ऐसे होते हैं जिनको हम स्लो रिएक्शंस बुलाते हैं. स्लो रिएक्शंस हम इसलिए बुलाते हैं क्योंकि उनको बहुत बहुत टाइम लगता है. दे आर टाइम कंज्यूमिंग, राइट. और टाइम भी आप कह सकते हो दे कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम, दे कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम. फॉर एग्जाम्पल आप इसको रिकॉल कर सकते हो. व्हाट इज इट? दिस फिगर इज शोइंग रस्टिंग ऑफ आयरन. आपको पता है विद टाइम जो आयरन है उसके ऊपर एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है, रस्ट कलर की लेयर डिपॉजिट हो जाती है जब ये मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आता है. लेकिन ये जो आयरन है ये जब ईट अप हो जाता है, मतलब मॉइस्चर के कांटेक्ट में आकर कोरोड हो जाता है, इस पे रस्टिंग हो जाती है, ये रस्ट लेयर हो जाती है और ये थोड़ा खोखला हो जाता है. दिस इज व्हाट इज रस्टिंग ऑफ आयरन. पर ये जो रिएक्शन है इसको बहुत टाइम लग जाता है. इट इज अ स्लो रिएक्शन. इट इज अ काइंड ऑफ वेरी वेरी स्लो रिएक्शन. इट टेक्स ईयर्स टू अकर. तो हम कह सकते हैं अगर हम इस रिएक्शन की स्पीड की बात करेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है. सिमिलरली हमारे पास एक रिएक्शन होते हैं जिनको हम बुलाते हैं मॉडरेट रिएक्शंस. मॉडरेट रिएक्शन. मॉडरेट रिएक्शंस वो होते हैं दे आर नीदर टू फास्ट नॉर टू स्लो. मतलब ये इतनी भी तेज नहीं होते कि आप मिक्स करो और जल्दी से प्रोडक्ट बन जाए, और इतने स्लो भी नहीं होते कि जिनको बहुत साल लग जाए, ऐसे भी नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल अगर आप वाटर को डिकम्पोज करना चाहो तो it easily breaks up into hydrogen plus oxygen by passing electric spark, right, or in the presence of any catalyst at high temperature. तो ये जो रिएक्शन है ये बहुत तेज भी नहीं हो रहे और बहुत स्लो भी नहीं है. तो हम कह सकते हैं इनका जो रेट ऑफ अकरेंस है, स्पीड है जो इनकी, वो क्या है? मॉडरेट. तो इस चैप्टर में ना तो हम इंस्टेंटेनियस रिएक्शन पढ़ेंगे ना ही स्लो रिएक्शंस पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सारे के सारे मॉडरेट रिएक्शंस. क्योंकि देखिए जो इंस्टेंटेनियस रिएक्शन है वो इतने फास्ट हो रहे हैं कि हम उनका काइनेटिक्स नहीं पढ़ सकते, उनका स्पीड हम नहीं पढ़ सकते. और स्लो रिएक्शंस इतने स्लो हो रहे हैं कि हम उनका काइनेटिक्स भी पढ़ना पॉसिबल नहीं है. तो जो हम काइनेटिक्स कंसिडर करते हैं वो हम मॉडरेट टाइप ऑफ रिएक्शंस का काइनेटिक्स कंसिडर करते हैं. दैट मीन्स द रिएक्शंस व्हिच आर नीदर टू फास्ट नॉट टू स्लो. दैट मीन्स दे हैव अ मॉडरेट रेट. तो इस चैप्टर में हम काइनेटिक्स मॉडरेट रिएक्शंस का पढ़ने वाले हैं. अब देखिए अब हमारे पास काइनेटिक्स को जब हम पढ़ते हैं तो काइनेटिक्स इज रेफर टू एज रेट ऑफ रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब हमने पढ़ा है इट इज बेसिकली अ स्पीड ऑफ रिएक्शन. मतलब कितनी स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज रेट ऑफ रिएक्शन. अब रेट ऑफ रिएक्शन को हम डिफाइन कैसे करेंगे? आप कह सकते हो इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन concentration of reactants or
प्रोडक्ट्स विद टाइम। अब आपको ये तो पता ही है कि लेट्स से हमारे पास एक रिएक्शन हो रही है जिसमें ए और बी मिलकर क्या बना रहे हैं, लेट्स से सी और डी बना रहे हैं, ठीक है। अब अगर ये रिएक्शन हो रही है तो ये हमारे पास रिएक्टेंट है और ये हमारे पास प्रोडक्ट है। तो विद टाइम आपको पता है जो रिएक्टेंट है वो रिएक्ट करेंगे, कंज्यूम हो जाएंगे, तो विद टाइम जो रिएक्टेंट है इनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी और विद टाइम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज। तो ऐसा ही होता है ना। तो आप कह सकते हो विद टाइम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी बदल रही है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी बदल रही है। सो वी कैन डिफाइन इट एज द चेंज इन कंसंट्रेशन, that is decrease in concentration of reactant or increase in concentration of product with time is called as rate of reaction। तो अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखना चाहें या आप इसको फॉर्मूला की टर्म में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो रेट इज चेंज इन concentration of reactants or products with time, right? अब आपको पता है विद टाइम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज। तो इस फॉर्मूला को हम और डिफाइन कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, हम इसको लिख सकते हैं इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम, या फिर डिक्रीज, हम यहाँ पे रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ हम डिक्रीज लिखेंगे, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद टाइम। तो अगर रिएक्टेंट की टर्म्स में लिखना है तो आप इस तरह से लिख सकते हो, अगर आपको प्रोडक्ट की टर्म में लिखना है तो आप इस फॉर्मूला को इस तरह से लिख सकते हो। अब हमारे पास दो तरह के रेट ऑफ रिएक्शन होते हैं, one we have is average rate and other we have as instantaneous rate। तो हम पढ़ते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसके जो टाइप्स है एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट, इसका क्या मतलब है। तो अभी तक आई थिंक आप रेट ऑफ रिएक्शन तो जान ही चुके हो कि अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में आप इसको कैसे एक्सप्रेस करते हो, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में हम इसको लिखते हैं डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम, और प्रोडक्ट की टर्म्स में हम इसको कैसे लिखते हैं, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद टाइम। तो अगर आप इसको मैथमेटिकली लिखना चाहो तो इसको कैसे लिखोगे आप, डिक्रीज का मतलब माइनस, कंसंट्रेशन का मतलब ब्रैकेट में लिखते हो आप, किसकी कंसंट्रेशन, जो भी यहां पे रिएक्टेंट हो, राइट, विद चेंज इन टाइम। तो यहां पे आप कह सकते हो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो चेंज हो रहा है तो हम डेल्टा लिखेंगे, विद चेंज इन टाइम दैट इज माइनस डेल्टा स्क्वायर ब्रैकेट आर अपॉन डेल्टा टी इज हाउ यू गोना रिप्रेजेंट मैथमेटिकली इफ यू नीड टू एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स। और अगर प्रोडक्ट का लिखना है तो यह इंक्रीज हो रहा है तो यहां हम प्लस का साइन लगा देंगे क्योंकि ये चीज बढ़ रही है, राइट। यहां पे ये प्लस माइनस का कुछ मैथमेटिकल रोल नहीं है, ये सिर्फ इंडिकेट कर रहे हैं कि ये विद टाइम कम हो रहा है और ये विद टाइम बढ़ रहा है। कंसंट्रेशन मतलब ब्रैकेट, प्रोडक्ट जिसके टर्म्स में भी जिस भी प्रोडक्ट के बारे में आप बात करोगे चेंज हो रहा है तो डेल्टा भी लगाएंगे, और विद चेंज इन टाइम। So this is how mathematically you're gonna write that. So now let us see that what is average and instantaneous rate. देखिए एवरेज का मतलब क्या होता है या एवरेज रेट क्या होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूं कि अगर आप दिल्ली जा रहे हैं, लेट्स से हम चंडीगढ़ से दिल्ली जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ का जो रास्ता है दैट इज 250 किलोमीटर्स एंड आई सपोज इट टेक्स अप्रोक्सीमेटली 3 आवर्स टू रीच दिल्ली। तो अगर कोई चंडीगढ़ से दिल्ली ट्रैवल कर रहा है, लेट्स से मैं ही ट्रैवल कर रही हूँ और कोई मुझसे एवरेज रेट पूछता है, मेरी एवरेज स्पीड पूछता है, तो मैं उसको कैसे कहूंगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इस तरह से मैं उसको बता दूंगी। सिमिलरली यहां पे एवरेज रेट का मतलब है, मतलब टोटल, एवरेज का मतलब क्या है, टोटल। तो एवरेज रेट को हम डिफाइन करेंगे, इट इज द टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स विद टोटल चेंज इन टाइम, विद टोटल चेंज इन टाइम। मतलब यहां पे हम पूरी कंसंट्रेशन देखेंगे कि रिएक्टेंट की कितनी थी और बाद में कितनी हो गई, या प्रोडक्ट की पहले कितनी थी तो टोटल कितनी हो गई अब, तो और विद टोटल टाइम जो लगा रिएक्शन को होने के लिए, राइट। तो लेट्स से अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास ये रिएक्शन है, ए और बी रिएक्ट करके बना रहे हैं सी और डी, लेट्स से, और इसको मैं एवरेज रेट की टर्म्स पे लिखना चाहती हूं, तो मैं यहां पे इसका जो रेट लिखूंगी
ए की टर्म्स में क्या लिखूंगी, ए रिएक्टेंट है तो डिक्रीज हो रहा है, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विथ चेंज इन टाइम, ऐसे ही लिखेंगे ना। इक्वल टू, ये भी रिएक्टेंट है आपके पास, तो नेगेटिव डिक्रीज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी विथ चेंज इन टाइम। इक्वल टू सी क्या आपके पास, प्रोडक्ट, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है पर चेंज तो हो रही है, तो डेल्टा लगाएंगे यहां पे भी अपॉन डेल्टा टी। इक्वल टू प्लस अगेन डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी, क्योंकि ये भी प्रोडक्ट है, विथ चेंज इन टाइम। तो आप कह सकते हो कि रेट को आप इन सबके टर्म्स में एक्सप्रेस करते हो, ये सारी की सारी टर्म्स आपस में खुद भी इक्वल है और ये रेट के भी इक्वल है। अब लेट्स से अगर यहाँ पे मोल्स भी इन्वॉल्व हो जाते, यहाँ पे हमारे पास कुछ मोल्स भी इन्वॉल्व हो जाते, तो इस एक्सप्रेशन में कुछ खास चेंज नहीं आता। आप सिर्फ यहाँ पे जो मोल्स हैं उनको रेसिप्रोकल करके उन सब सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो मोल्स हैं उनको स्पेसिफाई कर देते, रेसिप्रोकेट करके आप इसको यहाँ पे इंडिकेट कर देते। So this is how you're going to write a rate expression in case of average rate, and I think you got it that what is average rate? That is the total change in the concentration of reactant or product with total change in time. सिमिलरली इंस्टेंटेनियस रेट की बात कर रहे हैं। लेट्स से मैं आपसे बोलूं कि एक रिएक्शन ऐसे हो रही है, अभी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है, अभी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई, हम रिएक्शन के एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे देख रहे हैं कि कितना कंसंट्रेशन में चेंज आया है। तो हम कह सकते हैं इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, दैट इज स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ स्मॉल चेंज इन टाइम, या आप कह सकते हो स्मॉल चेंज की जगह आप लिख सकते हो फॉर पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, फॉर पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। मतलब रिएक्शन अभी चल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, आपने बीच में कहीं भी रोककर चेक कर लिया कि कितनी ए या बी की कंसंट्रेशन कम हुई है या कितनी सी और डी की कंसंट्रेशन बढ़ गई है। तो इस को आप किस फॉर्म में लिखते हैं इंस्टेंटेनियस रेट को, इट इज अ स्मॉल चेंज। तो लिखने का तरीका ऐसे ही रहता है, माइनस आप ए के लिए और बी के लिए दोनों के लिए लगाओगे क्योंकि डिक्रीज तो हो ही रही है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। डेल्टा की जगह हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, डी। डी इंडिकेट स्मॉल चेंज, डेल्टा का मतलब होता है टोटल चेंज, डी इंडिकेट स्मॉल चेंज, कंसंट्रेशन ऑफ ए विथ स्मॉल चेंज इन या फिर पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। बाकी लिखने का तरीका बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे जो डेल्टा है उसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया, डी से, बिकॉज इट इज इंडिकेटिंग द स्मॉल चेंज। तो इस तरह से हम इसको इंडिकेट करेंगे। और अगर इसमें भी मोल्स का इन्वॉल्वमेंट होता तो सिमिलरली आप यहाँ पे इसको रेसिप्रोकेट करके मोल्स भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक यू गॉट इट कि रेट लिखने का जो तरीका होता है वो किस तरह से होता है। नाउ लेट अस राइट द रेट एक्सप्रेशन फॉर सर्टेन रिएक्शन। लेट्स से हमारे पास एक रिएक्शन है इन विच H2 प्लस I2 रिवर्सिबल रिएक्शन है, फॉर्म्स 2HI। मुझे इस रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन लिखना है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, R इज इक्वल टू, दीज आर रिएक्टेंट्स एंड दिस इज प्रोडक्ट एंड दीज आर मोल्स। लेट अस राइट नाउ। सो रेट इज इक्वल टू H2 की टर्म्स में कैसे लिखेंगे, माइनस small change, this is H2 upon dt equal to minus dI2 upon dt is equal to, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि HI है, यहाँ पे मोल्स भी है, उनको आप रेसिप्रोकेट कर दोगे, DHI upon dt. So this is how you're going to write the rate expression for this reaction. Similarly एक और एग्जाम्पल करते हैं in which nitrogen react with 3 moles of hydrogen to form 2 moles of ammonia. तो यहां पे भी हम इसको कैसे लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू, नेगेटिव होगा क्योंकि नाइट्रोजन एक रिएक्टेंट है, माइनस स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस, मोल्स आ गए, रेसिप्रोकेट कर देंगे, d ऑफ स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन dt is equal to this, these are products, so we are going to write the positive sign, मोल को वैसे ही रेसिप्रोकेट कर दोगे आप, DNH3 upon dt. So this is how you're going to write the rate expression for each and every equation. Now we have the factors on which the rate of reaction depends. कि जो हमारे रिएक्शन का रेट है, जो स्पीड है किसी भी रिएक्शन की, वो कौन से फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होती है।
तो पहला फैक्टर है हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसको कैसे रेट ऑफ रिएक्शन इस पे डिपेंड करता है, इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ। लेट्स से हमारे पास एक कैंडल है, कैंडल बर्न हो रही है, ठीक है। हम इसको एक टेबल पे रखा हुआ है और इसको एक ग्लास जार से इसको बंद कर देते हैं। अब आपको पता है कुछ देर के बाद ये जो कैंडल है ये बंद हो जाएगी, इट विल ब्लो ऑफ, ठीक है, बुझ जाएगी। क्यों बुझेगी? क्योंकि देखिए ये कैंडल जल रही थी क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट थी। अब आपको पता है ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन इज सपोर्टर ऑफ कंबशन, है ना। ऑक्सीजन के बिना तो जो आग है वो जलती नहीं है, बिकॉज इट इज अ नेसेसरी कंडीशन। तो ये जो ऑक्सीजन है जब पूरी की पूरी यूटिलाइज हो जाएगी और इस ग्लास के अंदर और ऑक्सीजन तो बाहर से आ नहीं पा रही, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसकी कंसेंट्रेशन जब कम हो जाएगी या ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी तो ये फ्लेम भी अपने आप बुझ जाएगी। तो इसका मतलब ऑक्सीजन एक रिएक्टेंट था, अगर रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन कम होगा तो रिएक्शन का रेट भी कम होता जाएगा एंड फाइनली वो बंद ही हो जाएगी। अगर कंसेंट्रेशन बढ़ेगी तो रिएक्टेंट का रेट भी बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, क्योंकि रिएक्शन होने के लिए रिएक्टेंट बनाने हैं प्रोडक्ट, जितने ज्यादा कंसेंट्रेशन रिएक्टेंट की होगी उतने ज्यादा तो प्रोडक्ट बनेंगे। सो दैट मीन्स इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। Likewise, we have another factor that is temperature. अब देखिए जो रेट है वो आपको पता है टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। अब देखिए कैसे करता है ये, आपको पता है रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स मिलके बनाएंगे प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स बनाने के लिए रिएक्टेंट्स के पुराने बॉन्ड ब्रेक होते हैं और न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, तभी तो प्रोडक्ट बनते हैं। अब बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो रिएक्टेंट्स होते हैं, राइट, वो आपस में क्या करते रहते हैं, टक्कर करते रहते हैं, दे नीड टू कोलाइड। अब कोलाइड करने के लिए दे नीड टू पोजेस सर्टन काइनेटिक एनर्जी। सो व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, देयर कोलिजन बिकम्स मोर इफेक्टिव, राइट, क्योंकि वो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी तो वो अच्छे से आपस में टकराएंगे। सो when the collision will be effective, obviously the bonds are going to break and the new ones will be formed. So that means जो reaction का rate है that is directly proportional to temperature. आपको पता है for every आप कह सकते हो for every 10 degree Celsius rise in temperature जो rate होता है that almost doubles. मतलब अगर रेट जो है आप कह रहे हो टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस से राइज होता जाएगा तो रेट क्या होता जाएगा, डबल होता जाएगा। तो टेम्परेचर पे इसका इतना ज्यादा डिपेंडेंस है। अब आपको ये पता है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी होते हैं और रिएक्शन एंडोथर्मिक भी होते हैं। तो जितने भी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं दे आर फेवर्ड एट लो टेम्परेचर, क्योंकि उसमें ऑलरेडी जो टेम्परेचर है वो ज्यादा है। और जो एंडोथर्मिक है दे आर यू कैन से अकर गुड एट हाई टेम्परेचर बिकॉज दे नीड to be supplied with energy. So they are favorable at high temperature. But do remember, for every 10 degrees Celsius rise in temperature, the rate of reaction almost doubles. तीसरा फैक्टर है हमारा नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अब देखिए जितनी जल्दी रिएक्टेंट्स के पुराने बॉन्ड ब्रेक करेंगे और जितने जल्दी न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होगी उतना ही तो रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो हम कह सकते हैं द मोर इजली द बॉन्ड्स ऑफ रिएक्टेंट्स ब्रेक, then more easily the bond of products are formed. So it depends upon the nature of reactant and products as well. चौथा है हमारे पास फैक्टर दैट इज सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स। अब देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास कोई एक बड़ी चीज है, मतलब आप लेट्स से वी हैव अ बिग लॉग ऑफ वुड, ठीक है, इसको आप जला रहे हो और आपके पास वुड के पीसेस हैं, तो आप बताओ किसको आसानी से आप जला पाओगे, किसको आप जला पाओगे? ऑब्वियसली पीसेस वाले को जला पाएंगे, क्योंकि जितना ज्यादा सरफेस एरिया एक्सपोज्ड होगा, जितना ज्यादा सरफेस एरिया एक्सपोज्ड होगा उतना ही ज्यादा रिएक्शन का रेट होगा, क्योंकि वो उतना इफेक्टिवली कोलाइड कर पाएंगे। और काफी फैक्टर्स हैं जो इस चीज से इन्फ्लुएंस होंगे। सो सरफेस एरिया, मोर इज द सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट, यहाँ लिख लेते हैं हम, मोर इज द सरफेस एरिया और यू कैन से मोर इज द एक्सपोज सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, मोर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। सिमिलरली हमारे पास अगला फैक्टर है कैटलिस्ट।
आपको पता है कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है दैट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज इन इटसेल्फ। मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है या अफेक्ट करता है विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज इन इटसेल्फ। आप उसको जितना डालते हो उतना ही वो आपको उसी फॉर्म में वापस मिलता है। अब अफेक्ट करने का मतलब है ये रेट को इंक्रीज भी कर सकता है, ये रेट को डिक्रीज भी करता है। जो कैटलिस्ट इंक्रीज करते हैं उनको हम कहते हैं प्रोमोटर्स, और जो डिक्रीज करते हैं रेट को उनको हम कहते हैं इनहिबिटर्स। बट मोस्टली जो कैटलिस्ट का फंक्शन रहता है वो प्रोमोटर का रहता है, वो रेट को हमेशा इंक्रीज ही करते हैं। मोस्टली मैक्सिमम कैटलिस्ट दे आर यूज्ड एज प्रोमोटर्स इन अ रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, जब आप नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को रिएक्ट करके अमोनिया बनाते हो, दैट इज इन केस ऑफ हेबर्स प्रोसेस, यहां पे कैटलिस्ट जो यूज होता है आयरन, विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन सो दैट नाइट्रोजन हाइड्रोजन जल्दी से रिएक्ट करके अमोनिया बना सके। ऐसे ही हमारे पास अगला फैक्टर है एक्सपोजर टू रेडिएशंस। अब कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं कि अगर उनको रेडिएशंस में एक्सपोज कर दो तो वो रिएक्शन फास्ट हो जाती है, मतलब फटाफट से हो जाती है। एंड द रिएक्शंस विच अकर ऑन एक्सपोजिंग टू रेडिएशंस, उन रिएक्शंस को हम बुलाते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस। दे आर कॉल्ड एज फोटोकेमिकल reactions. That means they occur in presence of light. So when they are exposed to light, they get a kind of initiation और उतनी जल्दी reaction हो जाता है. For example, H2 plus Cl2, when it occurs in presence of light, it occurs very fast and we get 2HCl. So there are certain photochemical reactions which when exposed to radiations, their rate increases. So I think you got it. तो इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं, जिसके अंदर हमने काफी इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, हमने रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ लिया, आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना आ गया है, एंड यू आर फैमिलियर विद द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जहां पे हम इसको फर्दर चैप्टर को कैरी ऑन करेंगे। Thank you for watching this video, and for more videos, please subscribe to iWiz Education.